वन विभाग के एक पिंजरे में कैद हुआ गुलदार ने 2 लोगों को बनाया था अपना शिकार। मिर्जापुर में पति और सास के साथ माता विध्वंसिनी का दर्शन करने आई नवविवाहिता प्रेमी के साथ फरार। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय में शिवाजी की जयंती मनाने को लेकर वार्डन और छात्रों में हुआ विवाद। बजट के दूसरे दिन सीएम योगी ने दिवंगत विधायकों को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा में अखिलेश यादव ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। राहुल कोल के निधन पर भी जताया दुख। सदन के बाहर हंगामे पर बोले अखिलेश यादव, भाजपा कर रही लोकतंत्र की हत्या। प्रदेश कार्यकारिणी फ्रंटल संगठनों में बदलाव करेगी सपा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बुलंदशहर में असला सौदागरों के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापा। एनआईए की टीम ने कई संदिग्धों से की पूछताछ। नोएडा में यूप्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। करोड़ों के केस के लेन देन के बारे में इनकम टैक्स को मिली जानकारी। पीलीभीत में दिलबाग सिंह के घर एनआईए की टीम की छापेमारी। खेत पर काम कर रहे लोगों से पूछताछ कर लौटी एनआईए की टीम। अयोध्या और आसपास खरीदी गई जमीन की होगी जांच। 3 साल में खरीदी जमीनों की जुटा रही है ब्यौरा आयकर विभाग। बहराइच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हुआ मंथन। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में हत्थे चढ़े 4 मुन्ना भाई। गाजीपुर में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जालौन में लोकेशन गैंग का सदस्य और खनन माफिया मकसूद का पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओवरलोडिंग ट्रकों के नंबर प्लेट बदलकर कराता था सीमा पार। ललितपुर में भाजपा नेता के वायरल वीडियो से खुला करोड़ों के घोटाले का राज। सैदपुर कृषि फार्म में भ्रष्टाचार का खुलासा। कानपुर में महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। दोनों महिलाओं ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। उन्नाव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में दर्ज करवाई शिकायत। बस्ती के संथुआ में शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंखे से लटका मिला युवक का शव। बाराबंकी में अधेड़ की हत्या से इलाके में सनसनी। संपत्ति के लालच में हत्या की आशंका। उन्नाव में घर में अकेली सो रही महिला की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। गाजीपुर में नकल माफियाओं पर कसा शिकंजा। स्वाट टीम और पुलिस ने 13 आरोपियों को पकड़ा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत। उत्तराखंड में आ सकता है तुर्की जैसा भूकंप। वीडियो हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ा दावा किया गया। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के डायरेक्टर हैं कालाचंद साह। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में युवाओं पर उठाए लाठीचार्ज को बताया गलत। त्रिवेंद्र रावत ने कहा युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। 2 डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा है दून अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। हर रोज अल्ट्रासाउंड करने आने वाले हजारों लोग लौट रहे हैं मायूस। 4 धाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा उत्तरकाशी जिला प्रशासन। इसी महीने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी जाएगी। देहरादून में बेरोजगार छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस की बड़ी सभा हुई। उत्तरकाशी में लोसर मेले का आयोजन। 3 दिन तक चलेगा लोसर मेला। दिल्ली के चितई मंदिर से शुरू हुई न्याय यात्रा कोटद्वार पहुंची। मातृभूमि सेवा पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। नगर निगम में तहसील दिवस का हुआ आयोजन। सीडीओ प्रतीक जैन ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। चंपावत में पुलिस और एसओजी की टीम ने स्मैक तस्कर को पकड़ा। तस्कर के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद। पौड़ी में बेरहम शिक्षक ने छात्र को पीटकर हाथ की हड्डी तक तोड़ दी। परिजनों ने आरोपी शिक्षक पर की कार्रवाई। श्रीनगर में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। बहिष्कार की दी धमकी। उधम सिंह नगर में महाशिवरात्रि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ ने पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ की बैठक और दंग और उत्पात मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। देहरादून में इनकम टैक्स की छापेमारी में कारोबारियों में मचा हड़कंप। 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की छापेमारी। अल्मोड़ा में भाजपा कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। सांसद अजय टमटा ने बैठक में लिया हिस्सा। बरेली जंक्शन पर ट्रेन में धक्का लगाने का वीडियो वायरल। वीडियो में कई लोग ट्रेन के कोच को लगा रहे हैं धक्का। उन्नाव में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। एसीएस जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नजर आए। मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने गन्ने का कम भाव घोषित होने से आक्रोशित होकर किया प्रदर्शन। भाकियू कार्यकर्ताओं ने पैदल कूच करके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। आगरा में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों ने खोला मोर्चा। हजारों की संख्या में तहसील पहुंचे निवेशक। प्रयागराज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ दर्ज किए मुकदमे में विरोध में प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। प्रयागराज में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चल रहे संत समागम का हुआ समापन। समागम में शामिल हुए भारी संख्या में साधु संतों ने कई विषयों पर की चर्चा। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्र धरना स्थल पर पहुंचे। आगरा में एडीओ पंचायत सफाई कर्मचारी से साफ कराते हैं अपनी गाड़ी। गांव की सफाई के अलावा एडीओ पंचायत की गाड़ी की भी सफाई में लगाया कर्मचारी। गाजियाबाद जिला कलेक्टर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गन्ना मूल्यों में इजाफा नहीं करने पर 20 तारीख को आंदोलन की चेतावनी। बिजनौर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान। कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने दिया धरना। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की 76वीं बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। करीब 5,624 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगी।
योगी सरकार बुधवार साल 2023-24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। बुधवार को योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी, जिसमें 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी। आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में है खड़ा, उस तक पहुंचने वाला एक बजट साबित होगा। बजट में अगले 5 सालों में प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर फोकस होगा, जो 7 लाख करोड़ अधिक का होगा। हालांकि सपा को इस बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। एक बड़े आकार को दिखाने के लिए, झूठी वाहवाही लूटने के लिए और जनता में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए इस तरह के बजट को प्रस्तुत किया जाता है। योगी सरकार 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन करने वाली है। नया रिकॉर्ड बन सकता है, तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला भी बोला है। हमारा सप्लीमेंट्री बजट आया था, उस सेशन में सरकार ने खुद स्वीकारा था कि बहुत से ऐसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग थे, जहां पे 30% से भी कम खर्च हो पाया था। अभी सप्लीमेंट्री आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। प्रदेश सरकार बजट में एमएसएमई सेक्टर सहित कई सेक्टर्स में बड़े ऐलान कर सकती है, तो बसपा ने सरकार को पुराने वादों की याद दिलाई है। विधानमंडल में 2023 का बजट सत्र 10 मार्च तक चलने वाला है। यूपी का बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार के पिछले 6 बजट की तरह ही इस बार के बजट में भी जनता के लिए कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से यूपी में विकास की गति सुस्त पड़ी है। भाई 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा है। अखिलेश यादव ने कानपुर में हुई मां और बेटी की मौत की घटना का हवाला देते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि यूपी में इस वक्त पुलिस और प्रशासन निरंकुश हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अधिकारी मिलकर के बुलडोजर चला करके माँ बेटी की जान ले लें, क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं है? सोमवार को बजट सत्र के आगाज के साथ ही समाजवादी पार्टी यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अखिलेश यादव ने अपने तेवर से संकेत दिए हैं। सिर्फ बजट पेश होने के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे सत्र में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर भाजपा से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रखी है। और देखिए, बजट सत्र की शुरुआत से पहले शिवपाल यादव ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी और अब शिवपाल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सपा में वापसी के बाद शिवपाल यादव भी अपने पुराने तेवरों में दिखने लगे हैं। शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके विभागों में काम नहीं हो रहा और वो काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। देखिए, विभागों में काम तो कोई अभी तक इनके विभागों में काम तो दिखता नहीं है। शिवपाल यादव ने यूपी सरकार के बजट के साथ ही इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सालों से यूपी में निवेश आने की बात हो रही है, लेकिन वाकई में निवेश आ रहा है, सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए। 9 साल से आ रहा है, तो उसकी सूची जारी होना चाहिए था, कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कहाँ कहाँ रोजगार मिला है। गौरतलब है कि सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत होने पर शिवपाल यादव ने सपा विधायकों के साथ विधान भवन परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया था और अब एक शिवपाल यादव सरकार को घेरने के लिए सपा की रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। कल पेश होने वाला यूपी का बजट पिछले बजट से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसमें आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में इस बात की तरफ इशारा भी कर दिया कि योगी सरकार का 7वां बजट इस बार बेहद खास होने वाला है। चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, उस वादे के अनुसार आगे बढ़ने वाला बजट होगा। बजट से पहले विपक्ष ने योगी सरकार को चुनाव के दौरान साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा याद दिलाया। गैस सिलेंडर में भी प्रतीक्षा में हैं बेचारे लोग और कहते हैं कि हम तो बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, इसी नाम पर वोट ले लिया और सिलेंडर अभी हमको आज तक फ्री में मिला नहीं। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट में सरकार मुफ्त सिलेंडर का अपना वादा पूरा करने जा रही है, लेकिन ये योजना अखिलेश यादव के लिए नहीं होगी। नहीं आ रहा है, उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास हवा में रहते हैं, जमीन पे जाते नहीं हैं। कोई अगर अखिलेश यादव जी समझे कि उनको फ्री में 2 सिलेंडर मिलेगा तो उनको नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा आप। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे न कर पाने का आरोप लगा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इस बजट में सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। योगी सरकार ने प्रदेश संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी की जेलों में टॉप 10
कुख्यात अपराधियों की लिस्ट अब तलब की है। जिसके बाद डीजी जेल आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जेल सुपरिटेंडेंट से उनकी जेलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है। जेल विभाग से कहा गया है कि हर जेल में बंद टॉप 10 अपराधियों की एक लिस्ट बनाएं, जिससे उनकी निगरानी बेहतर हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई का एक प्लान तैयार किया जा सके। यूपी की जेलों में इस वक्त डॉन मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव, विजय मिश्रा, गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत कई कुख्यात अपराधी बंद हैं, जो जेल व्यवस्था को प्रभावित करते रहते हैं। कुछ ऐसे बंदी हैं जो माफिया किस्म के हैं या बाहुबली हैं, या जो जेल की व्यवस्था को धता बताकर या जेल कर्मियों को प्रलोभन या डरा धमका कर चाहते हैं अपनी मनमानी करना। कासगंज जेल में गैर कानूनी तरीके से अब्बास और उसकी पत्नी की मुलाकात के मामले के बाद मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी सर्वेलेंस में है, 24 घंटे सर्वेलेंस में है, वहाँ भी मैन पावर का रोटेशन किया जाता है। जो हम लोगों ने व्यवस्था कासगंज में बनाई है वो पहले से माना जेल में चल रही है। कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे कासगंज जेल के अधिकारियों से संपर्क करके उसे सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जमीन के अंदर और सतह पर ज्यादा स्ट्रेस बन रहा है और इस तनाव को खत्म करने के लिए एक बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी तीव्रता 8 से भी ज्यादा हो सकती है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से भी बड़ा भूकंप उत्तराखंड क्षेत्र में आने की आशंका है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसके समय के बारे में ठीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसकी वार्निंग दे दी गई है। ये भूकंप कभी भी आ सकता है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई के मुताबिक भूकंप की तीव्रता तुर्की में आए भूकंप से भी ज्यादा हो सकती है। राज्य के जोशीमठ समेत कई इलाकों में हो रहे भूधसाव का खतरा अभी कम नहीं हुआ है कि तब तक ऐसी चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। यहाँ पर सरफेस में एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है, कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ दैट मेजर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और मॉडरेट अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो जा रहा है। इसको बड़ा अर्थक्वेक होने का संभावना को और डिले कर रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि भूकंप कब तक आ सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई वार्निंग ने उत्तराखंड के लोगों की नींद जरूर उड़ा दी है। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता 7.8 थी, तो वहीं सीरिया में भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, जिसमें अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फरवरी महीने का तीसरा हफ्ता चल रहा है। मौसम के मिजाज में तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड गायब हो चुकी है और गर्मी उफान मारने लगी है। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि गुलाबी सर्दी वाले इस मौसम में पसीने छूटने लगे हैं। बढ़ते तापमान ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 1972 से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब 20 फरवरी को पारा इस हद को पार कर गया। दिन और रात दोनों के तापमान में अचानक से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, गाजियाबाद 32 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 34 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 32 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज का पारा 32 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दियों के बाद एक बसंत ऋतु होती थी, तुरंत गर्मी आ गई और पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे राजस्थान हो और पूरे उत्तर भारत में तापमान 37 और 38 तक पहुंच गए हैं। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम के तेवर तल्ख हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो जम्मू में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार जो सीजन है गर्मी का, वो सामान्य से ज्यादा गर्मी देखेगा और जो बारिश और जो प्री मानसून गतिविधियां वो भी थोड़ी सी कम हो सकती हैं। इस तरह से अचानक बदले मौसम की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न भी बदलता दिख रहा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम लगातार बदल रहा है। टेरर फंडिंग केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि NIA का एक्शन जारी है। मंगलवार सुबह से ही NIA ने एक साथ 8 राज्यों के 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिलबाग सिंह नाम के एक व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई। यहाँ सुबह 5 बजे ही NIA की टीम पहुंची थी और टीम के साथ 2 गाड़ी दिल्ली और 2 लोकल नंबर की थी। दिलबाग पंजाब का रहने वाला है, जिसके ठिकाने पर तकरीबन NIA की टीम 1 घंटे तक मौजूद रही। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद में खुर्जा के हथियारों के सौदागर रिजवान और कुर्बान के रिश्तेदार यहाया पहलवान के घर NIA की टीम ने रेड की। खबरों के मुताबिक NIA ने कई संदिग्धों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया, जिनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद कई संदिग्धों को छोड़ भी दिया गया। खबरों के मुताबिक देश भर में चली ये रेड गैंगस्टर लॉरेंस और उसके करीबियों के ठिकाने पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक NIA को बिश्नोई और भवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। आज हरियाणा पुलिस और NIA की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ उनके यहाँ पर आज रेड की गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं।
खबर है कि जाजमऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की पड़ताल का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस 4 और लोगों के नाम इस केस में शामिल करने जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि ये चारों सपा विधायक इरफान सोलंकी के बेहद करीबी रहे हैं। जांच में पाया गया कि ये भी इसमें शामिल थे। इरफान सोलंकी के करीबी और पार्षद मन्नू रहमान मुरसलीन उर्फ भोलू समेत 4 लोगों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाली है। इनमें 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की फिलहाल जांच जारी है। और भी लोग हैं जिनके इस गैंग के सदस्य होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें प्रमाण मिले हैं, तथ्य मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग भी कार्रवाई की जा रही है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ जाजमऊ थाने में पिछले साल 26 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने पहले चरण में गैंगस्टर साथी शौकत पहलवान के 27 अपार्टमेंट, शौकत अली के बेटे शेखू के 5 फ्लैट समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की और अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के मामले की जाँच का दायरा बढ़ा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।